जैसलमेर नगर में टूरिस्ट प्लेस के पास समीर अपनी अम्मी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो अपने अब्बू के गुजर जाने के बाद बेहद गरीबी की जिंदगी बिता रहा था। वक्त बीतने पर समीर धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर जब वो 15 साल का हो जाता है। अम्मी, क्या हम लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है? ना ही हमसे कोई रिश्तेदार मिलने आता है और ना ही हमें कोई फोन करता है। बेटा, है तो बहुत लोग, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। कहते हैं ना, सुख के सब साथी हैं, पर दुख में कोई साथ नहीं देता। अम्मी, मेरे सब दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम लावारिस हो। नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम परेशान मत हो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे, फिर उन लोगों को तुम भी जवाब दे पाओगे। हाँ अम्मी, सही कहा आपने। चंपा लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। समीर इस बात से बेहद परेशान होता है। फिर एक दिन वो नदी के किनारे बैठकर सोच रहा होता है। तभी वो नाव की सवारी कराते लोगों को देखता है, तो वो भी ये करके पैसे कमाने की सोचता है। अरे चचा, मुझे भी ये नाव चलानी है और पैसे कमाने हैं। हाँ तो नाव खरीद के ला और चला। अरे चचा, इस नाव को खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? ज्यादा नहीं बेटा, बस 20,000 रुपए लगेंगे, खरीद लो। चाचा, ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए। मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आऊंगा? क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मुझे कुछ दिनों तक अपनी नाव पर ही काम करने दें, फिर मैं पैसे जुटाकर अपनी नाव खरीद लूंगा। समीर के ऐसा कहने पर नाव वाला सोचता है कि अगर इसको सिखा दूंगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी, और ये तो नौजवान लड़का है और मुझसे भी तेज काम करके ज्यादा पैसे कमाने लगेगा, फिर मेरी नाव पर कोई नहीं आएगा। ये सोचकर वो कहता है, अरे बेटा, तू अभी छोटा है, नहीं चला पाएगा, और पहले तुझे तैरना भी सीखना पड़ेगा। तब तक कुछ और काम कर ले, पैसे भी कमा ले नाव खरीदने के लिए। ठीक है चाचा। समीर चाचा की बात सुनकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और फिर अपने घर के हालात भी बयां करता है। वो अपने दोस्तों से कोई काम बताने को कहता है। तब उसका एक दोस्त रुपेश कहता है, भाई, एक बहुत आसान काम है। आने वाले टूरिस्ट लोगों को इस जगह के बारे में बातें बतानी है। हाँ, क्या सच में इतना आसान काम है? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। मेरा चचेरा भाई यही काम करता है। चल, मैं उससे तेरी मुलाकात करा देता हूँ, तू काम सीख लेना और फिर करने लगना। समीर रुपेश के दोस्त से जाकर मिलता है, फिर उसका बताया हुआ काम सीख लेता है और करने लगता है। समीर के काम करने से उसके घर की स्थिति सुधरने लगती है। फिर उसके अब्बू की बंजर पड़ी जमीन पर वो अपनी अम्मी के साथ मिलकर धान उगाने लगता है। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस काम में लगवा दिया, जिससे मेरे घर की हालत ठीक हो रही है। अरे भाई, दोस्त बुरे वक्त में काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? शुक्रिया मत बोल। बेटा, ये लो, चावल के आटे के समोसे बन गए हैं, खाकर देखो तो कैसा लग रहा है। हाँ चाची, जरूर दीजिए, खाकर बताता हूँ। रुपेश चंपा के बनाए समोसे खाता है। समोसा खाते ही वो अपनी उंगलियां चाटने लगता है और फिर कई बार और मांगकर खाता है और फिर कहता है, चाची, आपने क्या लाजवाब समोसे बनाए हैं। मैंने तो ऐसे लाजवाब समोसे, वो भी चावल के, कभी नहीं खाए। मेरी माँ के हाथों में जादू है। चाची, ठीक है, मैं चलता हूँ। आप ऐसे ही समोसे मुझे रोज बनाकर भिजवा दीजिए। हाँ बेटा, जरूर। फिर अगले दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो वहाँ एक टूरिस्ट को घूमते घूमते भूख लगती है। फिर वो समीर से होटल के लिए पूछता है। समीर उसे होटल लेकर जाता है तो वहाँ पर सारे चावल के आइटम होते हैं जो उसे पसंद नहीं आते। तो वो कहता है, हे मैन, क्या तुम मुझे किसी अच्छी खाने की जगह ले चलोगे? मुझे चावल का सिंपल खाना खाना है। समीर को समोसे का ख्याल आता है और तब वो अपनी अम्मी को फोन करके समोसे और चटनी बनाने को कहता है। माँ, मैं 2-4 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, आप समोसा तैयार रखना। समीर के कहने के हिसाब से उसकी अम्मी चावल के आटे के समोसे तैयार करती है और उसे बेहद खूबसूरत तरीके से परोसती है।
तब जब समीर उस टूरिस्ट को लेकर वहाँ पहुँचता है तो उसकी अम्मी उसे समोसे परोसती है। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हम लोग ऐसी कैसी जगह नहीं खाना चाहते। सॉरी जनाब, पर आप लोग परेशान ना हो, ये मेरा अपना घर है और आप लोग एक बार मेरी माँ के हाथों के समोसे खाकर देखें, फिर आपको कोई भी परेशानी हुई तो सबकी जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। हाँ साहब, और आप लोगों का मन हो तभी हमें पैसे दीजिएगा, नहीं तो पैसे दिए बिना ही चले जाइएगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम खा लेते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। समीर और चंपा के कहने पर वो टूरिस्ट समोसे खाने लगते हैं और उसके साथ दी गई सरसों की चटनी और इमली की चटनी भी खाने लगते हैं। वो लोग समोसे खाकर बेहद खुश हो जाते हैं और फिर और समोसे मांगकर खाते हैं। वाह, क्या लाजवाब समोसे बने हैं। हाँ बिल्कुल, तुमने सच कहा। वो उसकी खूब तारीफ करते हैं और फिर समोसे की कीमत से ज्यादा पैसे देते हुए कहते हैं, तुम लोग इसकी दुकान खोल लो, बहुत ही अच्छी इनकम होगी। हाँ जरूर सर, जरूर ऐसा ही करेंगे। टूरिस्ट की कही गई बात को मानकर समीर और उसकी अम्मी मिलकर समोसे की दुकान खोल लेते हैं और उनकी दुकान बहुत जल्दी मशहूर हो जाती है। आसपास के लोग और टूरिस्ट को सबको समोसे बहुत पसंद आते हैं। अम्मी, आपके डिजाइन किए हुए रिंग रोल समोसे और भी लोगों को पसंद आ रहे हैं और नए नए डिजाइन के समोसे बना दिया करो, जिससे लोग और खुश होकर और भी समोसे खरीदे। समीर के कहने से उसकी अम्मी और भी डिजाइन से समोसे बनाने लगती है, जिससे उसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है, जिसके लिए और भी लोगों को काम पर रखना पड़ता है और उसके समोसे फिर दूर दूर तक जाने लगते हैं और उसका मुनाफा बहुत अच्छा होने लगता है। ये जानकर फिर मीडिया वाले आकर उसका इंटरव्यू लेते हैं, जिससे पूरे शहर में उसका नाम रोशन हो जाता है, जिसे देखकर उसके खानदान के लोग भी उनसे रिश्ता बनाने लगते हैं। समीर पुरानी बातें भुलाकर सबसे मिलजुल कर रहने लगता है। सीख, अमीरी का साथी हर कोई, गरीबी का साथी कोई नहीं। केशव और गंगा की शादी के 6 साल हो चुके थे, लेकिन अभी भी उन दोनों की जरा भी नहीं बनती थी और इसकी वजह थी केशव का शराब पीना। केशव रोज शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए घर आता था। अरे गंगा, चल खाना लगा। कितनी मर्तबा बोला है आपको कि शराब पीकर घर न आया कीजिए। अरे ये मेरा घर है, तू कौन होती है मुझे घर में आने से रोकने वाली? मैं आपकी बीवी हूँ और ये आपका बेटा सौरभ, और सौरभ को आपसे बेहद खौफ होता है। कम से कम इसके लिए तो शराब से तौबा कर लीजिए। ये मेरा बेटा है, मुझसे खौफजदा कैसे होगा? तो कुछ भी अनाप शनाप बकती है। सौरभ, अरे सौरभ। सौरभ अपने वालिद से खौफजदा होकर अंदर के कमरे में भाग जाता है। तूने मेरे बेटे को बुज़दिल बना दिया है। और नशे की हालत में केशव गंगा को पीटने लगता है। ये सब रोज का था। केशव रोज शराब पीकर आता और नशे में अपनी बीवी को मारा करता था। केशव का बेटा सौरभ उससे बेहद खौफ खाता था और वो अक्सर किसी कोने में छुप जाया करता था। एक रोज की बात है, गंगा ने फैसला कर लिया था कि आज वो केशव के इस रोज रोज के शराब की परेशानी से निजात पाकर ही रहेगी। इसलिए गंगा ने अपने वालिद मधुकर राव को घर बुलाया। अब्बूजान, अब ये रोज का हो गया है। ये नशे में धुत आते हैं और मुझे मारते पीटते हैं, और अब तो सौरभ अपने वालिद से खौफ खाने लगा है। तू फिक्र ना कर, मैं दामाद जी से बात करूंगा। बाप बेटी केशव के घर लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद केशव आया, लेकिन वो नशे में धुत था। अरे गंगा, अरे ससुर जी, तब तशरीफ लाए। गंगा, अपने वालिद का अच्छे से ख्याल रखो, उन्हें अच्छा अच्छा खिलाओ पिलाओ।
मैं यहाँ खाने पीने नहीं बल्कि आपसे बात करने के लिए तशरीफ लाया हूँ दामाद जी। मुझसे बात करने? किस मुतालिक? आपकी इस रोज रोज की शराब पीने की आदत के मुताबिक दामाद जी, आप होशियार हैं। आप जानते ही होंगे कि शराब की आदत की वजह से आपकी खानदानी जिंदगी खराब होती जा रही है। आपका तो बेटा भी आपसे खौफजदा रहने लगा है। बस ससुर जी, ये मेरा खुद का मामला है, आपको इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे अपनी बेटी और नवासे की बेहतरी के लिए बोलने का हक है। आपकी बेटी थी, अब मेरी बीवी है। मैं उसे जैसे रखूं उसे रहना पड़ेगा, चाहे मैं उसे मारूं, पीटूं या कुछ भी करूं। नहीं दामाद जी, आप ये गलत फरमा रहे हैं। वो अभी भी मेरी बेटी है। मैं उसे आपके साथ मार खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो ले जाइए अपनी बेटी को अपने साथ। मैं भी देखता हूँ कितने रोज रखेंगे। चलो बेटी, अब इस इंसान से बात करना भी बेकार है। लेकिन सौरभ, अम्मी मैं आपके साथ ही रहूंगा। तू भी चला जा, अपनी अम्मा का पल्लू थाम कर। चलो गंगा, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। गंगा और सौरभ मधुकर के साथ रुखसत हो लिए। मधुकर राव गांव में रहते थे। उनका आम का बगीचा था। नाना, इतने सारे आम, ये सब तो मैं खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लेना। ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो उगाए हैं मेरे बच्चे। सौरभ नाना के घर पहुंचकर बेइंतहा खुश था, लेकिन गंगा परेशान थी। वो खर्चे का सोच रही थी। अब्बूजान, मैं यहाँ तो आ गई, लेकिन मेरी वजह से आपके खर्च में इजाफा हो जाएगा। इन आमों को फरोख्त कर जैसे तैसे आपका गुजारा हो रहा था। अब हम दोनों का भी बोझ आप पर आ गया है। अब सब कैसे मुमकिन होगा? इतना मत सोच गंगा, वो ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई राह जरूर दिखाएगा। मैं खुश हूँ कि तुझे उस शराबी शौहर के साथ रहना नहीं पड़ रहा है। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। ठीक है। गंगा ने घर का सारा काम संभाल लिया। अब मधुकर राव पूरा वक्त अपने आम के बगीचों में अपने नवासे के साथ गुफ्तगू करने में गुजारते थे। नानू जान, वो पेड़ आपने कब लगाया था? वो दरख्त शायद जब तेरी अम्मा तेरी उम्र की होगी तब। बाप रे, और वो सबसे बड़ा वाला? वो मैंने नहीं लगाया बेटे, वो तो मेरे वालिद साहब ने लगाया था, मेरी पैदाइश से भी कबल। मतलब वो आपसे भी बड़ा है? हाँ। तभी गंगा सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। बहुत हो गई गुफ्तगू आप दोनों की, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। अरे गंगा, काफी रोज हो गए तेरे हाथों की वो लजीज चटनी खाए हुए। देख, आम भी कच्चे हैं, वो चटनी मिल जाती तो मजा आ जाता। ठीक है अब्बूजान, आज बनाती हूँ, शाम को ले आऊंगी। अरे वाह। मधुकर और सौरभ चाय के साथ नाश्ता करने लगे। गंगा बावर्ची खाने लौटी और वो मसालों से चटनी बनाने लगी। कुछ ही देर में उसकी चटनी तैयार हो गई। अब ये तैयार है। गंगा चटनी लेकर बागीचे में लौटी तो वहाँ मधुकर के दो दोस्त भी आए थे। अब्बूजान, चटनी बन गई है। बहुत खूब, इन दोनों को भी खिलाओ। जरूर अब्बूजान। गंगा ने 2 कच्चे आम काटे और उन्हें चटनी लगा दी और सबको खाने को दिया। कच्चे आम का जायका लेते ही, अरे वाह, ये तो बहुत खूब है, चटकदार। मैंने कहा था ना, मेरी गंगा बहुत अच्छे कच्चे आम की चटनी बनाती है। हाँ भाई, अगर ये कच्चे आम की चटनी बनाना शुरू कर दे तो हाथों हाथ सब खत्म हो जाएगी, लोग दीवाने हो जाएंगे। हाँ हाँ बेशक। ये बात सुनकर गंगा सोचने लगी। वैसे भी मैं खर्चे का सोच ही रही थी। अगर कच्चे आम फरोख्त कर मुझे पैसे मिले तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्या हुआ गंगा? अब्बूजान, मैं सोच रही हूँ कि जैसे चाचा ने कहा, कच्चे आम का कारोबार कर लूं। कम से कम कुछ तो आमदनी होगी। वैसे तरकीब बुरी नहीं है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और अगले ही रोज से कच्चे आम का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसके ठेले पर कच्चे आम देखकर, ये कच्चे आम कितने के दिए? 15 रुपए प्लेट। मुझे 1 प्लेट दे दो। गंगा ने उस खातून को 1 प्लेट कच्चे आम दिए और 15 रुपए ले लिए। वाह, इतना जायकेदार कच्चे आम मैंने पहले कभी नहीं खाए।
इसके बाद कई और खरीदारों ने गंगा के कच्चे आम की तारीफ की। पहले ही रोज गंगा के कच्चे आम मशहूर होने लगे थे। शाम तक सारे कच्चे आम खत्म हो चुके थे। गंगा ने ठेला बंद किया और अपनी पहली कमाई देखकर वो बेहद खुश थी। वो खुशी खुशी घर लौटी। कैसा था आज का दिन? बहुत अच्छा अब्बूजान, लोगों को मेरे कच्चे आम बेहद पसंद आए। कितने सारे लोगों ने मेरी तारीफ की। और तो और ये देखिए आज की कमाई। अरे वाह, मुझे यकीन था तू कर ही लेगी। आज के सारे आम खत्म हो गए अब्बूजान। मैंने और कच्चे आम तोड़ के रखे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कच्चे आम बाहर से खरीदने होंगे। ऊपर वाले के करम से तेरा नया कारोबार खूब तरक्की करे। शुक्रिया अब्बूजान। मेरा सौरभ कहाँ है? वो खेल कूद कर थक गया था। मैंने उसे खाना खिला दिया और फिर वो सो गया। अब्बूजान, आप हमारा साथ नहीं देते तो हमारा क्या होता? मेरी बिटिया, मैं अपनी दुख्तर का साथ कैसे नहीं देता? तू तो मेरी गुड़िया है, मेरी परी, और तू कभी भी मुझ पर बोझ नहीं बनेगी। गंगा ने अपने वालिद को गले लगा लिया और शुरू हो गए खुद इन्हीं सारी की मुहिम। गंगा रोज कच्चे आम फरोख्त करती और उसके वालिद साहब उनकी मदद करते, सौरभ को संभालते। अब गंगा को अपने शराबी शौहर की कोई जरूरत नहीं थी। सही कहा था मधुकर राव ने, बेटियां बोझ नहीं होती। एक शहर में अमीर चंद फाफड़ा बेचता है और उसकी मदद जय करता है। अमीर चंद जय को महीने के अंत में कुछ पैसे दे देता है, जिससे जय का खर्चा चल जाता है। जय के अम्मी अब्बू नहीं हैं। एक दिन सुबह जय ने ठेले को साफ किया। कुछ समय में ही वहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लग गई और सभी फाफड़ा खाने लगे। तभी अमीर चंद आता है। अरे वाह, तुम तो बहुत काम के हो। मेरे आने से पहले सारा काम संभाल लेते हो। जिम्मेदारी बड़ी चीज होती है ना? हाँ, और एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया। कौन सी बात? मैं अब ठेले से दुकान खोल रहा हूँ। वाह सेठ जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, मुझे आज बहुत काम है। तुम फाफड़ा बेचो, मैं शाम को आता हूँ। अमीर चंद चला गया। तभी वहाँ एक लड़का राघव आया। वो फाफड़ा लेना चाहता था, लेकिन राघव दूर से फाफड़ा देख रहा था। तभी जय ने उससे पूछा, क्या हुआ राघव, आज फाफड़ा नहीं खाना क्या? मैं फाफड़ा खाने आया था, लेकिन अब ध्यान आया है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो इसमें सोचना क्या है, मैं अपनी तरफ से पैसे दे दूंगा। शुक्रिया भाई, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। राघव फाफड़ा खाकर चला गया। इसी तरह आने वाले कई लोगों को जय फाफड़ा खिलाता था, जो अमीर चंद को बिल्कुल नहीं पसंद था। शाम को अमीर चंद वापस आया। आज कितना माल बिक गया? आज थोड़े से फाफड़ा बच गए हैं। कोई नहीं, ये कल काम आ जाएंगे। हाँ, लेकिन क्या? बोलो। मैं सोच रहा था कि हम कुछ फाफड़ा बाहर सड़क पे बैठे लोगों को दे देते हैं। अरे तुम पागल हो? मैं सिर्फ सोच रहा था, कुछ लोगों का भला हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, और हाँ, अगर तुमने आज के बाद किसी को मुफ्त में फाफड़ा खिलाया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन मालिक। अब जाओ, कल सुबह आ जाना। जय चला गया। हर रोज की तरह अगले दिन जय फिर से काम पर वापस आ गया और उसने फाफड़ा बेचना शुरू कर दिया। लेकिन तभी वहाँ एक फकीर आया। अरे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दीजिए। आगे जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। मैं कई दिनों से भूखा हूँ मालिक, कुछ तो खाने को दे दीजिए। एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? चलो जाओ। मालिक, आप इनको मेरी तरफ से फाफड़ा खिला दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम इसको फाफड़ा खिलाओ और तुम्हारे बचे हुए पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम कल से यहाँ मत आना। अमीर चंद ने जय को नौकरी से निकाल दिया। फकीर ने फाफड़ा खाया और फकीर ने जय से कहा, तुमने मेरे लिए अपनी नौकरी गवा दी, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि आप भूख की वजह से जान गंवा सकते थे। इसीलिए मैंने नौकरी गंवाना ज्यादा आसान समझा। तुम अब क्या करोगे? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास खुद का कोई घर भी नहीं है। मैं भी अब सड़क पर आ गया हूँ, बेघर हो गया हूँ। मेरे पास एक
जादुई फाफड़ा फायर मशीन है। आप सुबह सुबह क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ये जादुई मशीन देने के लिए किसी काबिल इंसान को ढूंढने निकला था। ठीक है, तुम मुझे यहीं पर मिलना। मैं जल्दी ही जादुई मशीन लेकर यहाँ पर आऊँगा। फकीर वहाँ से चला गया। जय भी इधर से उधर भटक रहा था। अब ठेले पर अमीर चंद को खुद से काम करना पड़ रहा था, इसलिए अमीर चंद भी परेशान हो रहा था। मैं भी गुस्से में कभी कभी ज्यादा बोल देता हूँ। अब अकेले सारा संभालना पड़ रहा है। अब अकेले इतने ग्राहकों को कैसे संभालूं? मैं ऐसे ही फिक्र कर रहा हूँ। जब जय भूखा रहेगा और सोने के लिए उसके पास जगह भी नहीं है, तो वो खुद मेरे पास आएगा और माफी मांगेगा। अमीर चंद को जय की मजबूरी याद आई और वो बेहद खुश हो गया। लेकिन जय सड़कों पर अकेले घूमता रहा। धीरे धीरे शाम हो गई। जय को भूख भी लग गई। अब भूख भी लग रही है, खाना खा लेता हूँ। लेकिन रात को कहाँ जाऊँगा? फकीर भी वापस नहीं आया। जय के पास और कोई रास्ता नहीं था और देखते ही देखते रात हो गई। आज सड़क पर सोना पड़ेगा। इतनी ठंड भी लग रही है, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ? तभी जय को ढूंढते हुए फकीर आया। उसके हाथ में एक मशीन थी। फकीर को वापस देखकर जय के चेहरे पर एक खुशी आ गई। मैंने तुमको कितना ढूंढा, लेकिन तुम मुझको मिले ही नहीं। मुझे लगा कि अब तुम नहीं आओगे, इसीलिए मैं वहाँ से आ गया। ये जादुई फाफड़ा मशीन है। तुम इससे अब फाफड़ा बना सकते हो। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? अभी तुम्हारा दोस्त राघव आ रहा है। अच्छा, हाँ, जो सबकी मदद करते हैं, भगवान भी उनकी मदद करता है। तब तक राघव भी वहाँ आ गया। राघव एक ठेला और उस पर रखकर कुछ सामान लाया। ये सब क्या लाए हो? तुम बहुत अच्छे फाफड़ा बनाते हो। अब तुम खुद की दुकान खोल सकते हो। क्या सच में? हाँ, ये मशीन तुम्हारी पूरी मदद करेगी। फकीर ने मशीन को चलाकर दिखाया। मशीन में उसने फाफड़ा बनाने का सामान डाला। मशीन से आग आने लगी और तुरंत दूसरी तरफ से फाफड़ा बनकर बाहर निकलने लगे। ये सब देखकर जय को बहुत हैरानी हुई। ये कैसे हो सकता है? ये जादू है। इस फायर से तुम्हें कभी ठंड भी नहीं लगेगी। ये खुद से जितना चाहोगे तुम्हें फाफड़ा बनाकर दे देगी, लेकिन ख्याल रहे कि तुम्हें हमेशा ऐसे ही ईमानदार बनकर काम करना है। ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल सभी का पेट भरने के लिए करूँगा। मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारा इस्तकबाल है दोस्त। ठीक है, हम कल से काम शुरू करेंगे। मैं अब जा रहा हूँ। किसी और को भी मेरी मदद की जरूरत हो सकती है। जय और राघव ने फकीर का शुक्रिया अदा किया। फकीर चला गया। अगले दिन से जय और राघव ने फाफड़ा बेचने का काम शुरू कर दिया। शुरू में कोई भी ग्राहक नहीं आ रहे थे। क्या हमारे फाफड़ा बिक जाएंगे? अभी हमारे बारे में कोई जानता नहीं है, इसीलिए नहीं आ रहा है। मैं अभी जाकर सबको ये बात बताता हूँ। राघव ने फाफड़ा का प्रचार किया। सभी गरीब और अमीर लोग जय के ठेले पर आने लगे और उसने एक बड़ी सी दुकान खोल ली। अमीर चंद का ठेला बंद हो गया और वो बेहद गरीब हो गया। एक दिन अमीर चंद भी बहुत भूखा था और उसके पास पैसे नहीं थे। वो जय की दुकान में फाफड़ा खाने आ गया। मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे भूख भी लग रही है। कोई बात नहीं मालिक, आप पेट भर कर खाइए। अमीर चंद जय को देखकर हैरान रह गया। हाँ सेठ जी, ये वक्त है और घूमकर वापस आता है। अमीर चंद ने फाफड़ा खाया और अपनी गलती का पछतावा किया। जय और राघव ने अपनी सेवा जारी रखी और धीरे धीरे वो दोनों बेहद अमीर हो गए।